हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा चोरी और प्रायश्चित के बारे में। आगे हम गांधी जी के जीवन परिचय पर अलग से वीडियो लाने वाले हैं और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गांधी जी की आत्मकथा चोरी और प्रायश्चित निबंध की उद्देश्य और विशेषताएं। चोरी और प्रायश्चित निबंध महात्मा गांधी द्वारा रचित सत्य के साथ मेरा प्रयोग भाग 1 के 8वें अध्याय से लिया गया है। यह निबंध गांधी जी के जीवन में घटित घटनाओं का एक भावपूर्ण अंश है, जिसका अनुभव गांधी जी ने इस निबंध के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि हम भी अपने जीवन में प्रायश्चित करके समय रहते अपनी गलती सुधार सकें। गांधी जी अपनी इस आत्मकथा में कहते हैं, मांसाहार के समय के और उसके पहले के अपने कुछ दोषों का वर्णन करना अभी रह गया है। वे या तो विवाह से पहले के हैं या कुछ ही बाद के। अपने एक रिश्तेदार के साथ में मुझे बीड़ी पीने को शौक लगा। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फायदा है अथवा गंध में आनंद है, पर हमें लगा सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा है। मेरे काकाजी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए काकाजी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूठ फेंक देके हमने उन्हें चुराना शुरू किया। पर बीड़ी के ये ठूठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने बीच बीच में एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल ये पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखें कहाँ। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना एक प्रकार का पौधा होता है जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूंके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूंकने लगे। पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम उब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर किया। पर आत्महत्या कैसे करें, जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों न पराधीनता ही सह ली जाए? फिर भी 2-4 बीज खाए। अधिक खाने की हिम्मत ही न पड़ी। दोनों मौत से डरे और यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर जाकर दर्शन करके शांत हो जाए और आत्महत्या की बात भूल जाए। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। इसलिए कोई आत्महत्या करने का धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है, अथवा ये कहना ठीक होगा कि कोई असर होता ही नहीं। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम ये हुआ कि हम दोनों जूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर उस पैसों से बीड़ी खरीदने और फूंकने की आदत भूल गए। फिर कभी बड़ेपन में पीने की कभी इच्छा नहीं हुई। मैंने हमेशा यह माना है कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका हूं। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहां बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। बीड़ी के दूध चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने की के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूं। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी, शायद इससे कम भी हो। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। ये चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। गांधी जी पर मामूली सा लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर ज्यादा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूंगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ ले। मैंने सोचा कि यह जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं होगी।
आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाही। आग्रहपूर्वक विनती की कि वे अपने को दुख में न डाले और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। मैंने कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आंखों से मोती की बूंदें टपकी। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे। सो वापस लेट गए। मैं भी रोया। पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वो चित्र आज भी संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बे डाला। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। राम बाण वाग्या रे होए ते जाने। राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही इसके प्रभाव को जान सकता है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वो शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूं कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और उनका महान प्रेम और भी बढ़ गया। इस आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य है, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, सत्य के पथ को नहीं छोड़ना चाहिए और भूलवश गलती हो भी जाए तो समय रहते प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इस निबंध से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चोरी से तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति या बहुमूल्य वस्तु को अपने पास रख ले या स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा ले, तो वह चोरी कहलाता है। प्रायश्चित से गांधी जी का तात्पर्य, जब हम अपने व्यवहार से किसी को ठेस या पीड़ा पहुंचाते हैं या कुछ गलत कार्य या अनुचित कार्य करते हैं और हमें जब उस गलती का एहसास हो जाता है तो हम उस गलती को सुधारने के लिए क्षमा याचना कर लेते हैं, तो उसे ही प्रायश्चित कहा जाता है। सच्चे मन से गलती का सुधार करना या क्षमा मांगना ही प्रायश्चित है। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।